नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है यहाँ एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे, जो आपका यूपीएससी 2024 या आपका यूपी पीसीएस 2024 या बीपीएससी 69 हो या आपका बीपीएससी 70 हो, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, आपका अभी आरओ यारो का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में देखें तो, बिहार में अभी बिहार टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, जो भी एग्ज़ाम आप अभी हाल फिलहाल में लिखने वाले हैं या आगामी वर्ष में लिखने वाले हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए एक हम यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। और इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है आपका लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में आपको पूरी डिटेल में हम लोग बात किए हैं, जो जो प्रॉब्लम होती है, जैसे नोट्स कैसे बनाएं, आखिर हम लोग जो है कहाँ से हमको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या तमिल बोर्ड का जो है हम लोग बुक पढ़ें। तो सारे मैटर पे जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो लेक्चर 1 जो है बिल्कुल आपका एक ओरिएंटेशन ही क्लास है। लेक्चर 2 में हम लोग यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी यानी आपका जो क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी है, यानी आर एस शर्मा का, वहीं से हम लोग स्टार्ट किए हैं। और इसमें जो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग देखे थे, प्राचीन भारतीय का इतिहास का जो है महत्व, जो भी प्राचीन भारत का इतिहास है उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर बात किए थे। लेक्चर नंबर जो है 3 इसका जो बना है, एक्चुअली जो है आपका ये लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा अगर इतिहास के पर्पज से देखें। ये लेक्चर नंबर 1 जो है ओरिएंटेशन ही है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। आज इसका हम लोग यूनिट 3 देखने वाले हैं, आर एस शर्मा का स्रोतों के प्रकार और इतिहास के निर्माण। तो जो लोग भी ये लेक्चर नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, आप जाके है लेक्चर नंबर 1 से लेके आप लेक्चर नंबर 3 तक देख लेंगे। देखिए, कोई भी काम यदि आप सीक्वेंस में करते हैं, तब भी आपको जो है उसका 100% जो है परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप अंशतः परिणाम चाहते हैं, तो आप जो है स्किप करके लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमको जो है एग्ज़ाम लिखना है, बिल्कुल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर ऐसे आपके अंदर ये बात है, तो बिल्कुल कोई भी आप काम करते हैं, या पढ़ने के दृष्टिकोण से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में काम करें, ठीक है। तो आप जाके देख लेंगे, मैं लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे एनसीईआरटी बैच जैसे देखेंगे, तो उसमें आपको ये सारा लेक्चर जो है अपलोड मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। लेक्चर जो है अगर किन्हीं को स्लो लग रहा होगा, तो मैं ऑप्शन पहले ही बता चुका हूँ, 1.25 या 1.5 या जहाँ भी आप जिस भी लेवल पे कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं अपने आप को, उतना पे करके जो है सुन सकते हैं। इसके पैरेलल में आप सभी के लिए जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में जो है यहाँ पे MWF हो गया आपका, और एक हो गया आपका TTS। MWF में जो है आर ओ के लिए जो है आपको टेस्ट अपलोड किया जाएगा। ये मॉर्निंग में आपको टेस्ट अपलोड हो जाएगा, सुबह जो है 5:15 पे। दूसरा जो है TTS में मैं बात करूं, तो आपको जो है अभी EPFO के लेके, चूंकि EPFO का एग्जाम आने वाला है, तो इसको लेके यहाँ पे जो है टेस्ट चलाया जा रहा है। ये जो आपको TTS में अपलोड होगा, ये MWF, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस डे आपको ये टेस्ट मिल चुका है RO का, और आज जो है आपको एक EPFO का टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिर अगले दिन आपको RO का मिलेगा, फिर इसको अगले दिन EPFO का, यानी पैरेलल में 2 टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रहा है। अब इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में होकर टेस्ट जो है चलाया जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग GS वर्ल्ड से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और पहला टेस्ट आपको इतिहास के ऊपर बेस्ड था, तो काफ़ी अच्छे MCQ थे वहाँ पे, और बिल्कुल जैसे RO में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे था। तो आप चाहें तो इस टेस्ट को भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, पढ़ने के अलावा अभ्यास भी आप यदि करते रहते हैं, तो ये आपके पढ़ाई को जो है कंप्लीट कर देता है। इसके पैरेलली जो है यहाँ पे बात करूँ, तो यूपीएससी का जो है टेस्ट बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल है, फुल लेंथ भी अवेलेबल है, यूपी पीसीएस का भी है। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जैसे हो गया आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपको ईपीएफओ में भी आता है, ठीक है। तो ये जाके आप जो है टेस्ट जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये सब जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं मैटर पे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। एनसीईआरटी जो है फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसके लिए अलग एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, इसका भी लिंक यहाँ पे दिया गया है।
वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोग्राम होने वाला है, सारा कुछ वहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम जो है यदि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस बात पे चले ताकि एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो सकें। तो ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएंगे तो हमारा भी मनोबल बना रहेगा। ये जो हम काम कर रहे हैं, हमारा काम करना सार्थक है। हम अपनी तरफ से बिल्कुल एक ईमानदार प्रयास करते हैं आपके लिए। बाकी आप इतना ही कर सकते हैं कि हमको जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं इतना कि आप बट इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपसे कोई जो है फी वगैरह इस चीज़ के लिए नहीं लिया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा भी कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट करेंगे। अच्छा, ये जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 360 डिग्री अप्रोच रख के हम लोग ये पढ़ रहे हैं। जैसे प्री का फैक्ट क्या क्या बनाया जा सकता है, मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है काम किया जा रहा है कि प्री में जो है क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, एज वेल एज मेंस में। और मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी यहाँ पे जो है आपको रोज हम लिखने के लिए देते हैं, तो आप लिख सकते हैं पैरेलली मेरे साथ। ठीक है, जैसे जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसी दिन आप लिख लें और उसको सबमिट करेंगे। उसके लिए कुछ लोग का कमेंट था, एक ग्रुप मैं क्रिएट किया था, वो साइट एक्टिवेट नहीं है। मैं आज जो है आपको ग्रुप का एक लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप अपना आंसर शीट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो जितना आपको काम बताया जा रहा है बिल्कुल उस सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहें। यदि आप करंट अफेयर का वीडियो जाते हैं एमसीक्यू का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चूंकि आप लोग का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा तो करंट का जो है लेक्चर आज आपको अपलोड नहीं किया गया है। चलिए, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। ठीक है, मैं बताया था कि पहला जो 4 यूनिट है आपको आर एस शर्मा में, वो बिल्कुल बेसिक सा यूनिट है, तो जनरली स्किप कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग हर एक यूनिट को यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, एक हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ओल्ड पढ़ना चाहिए या आपको न्यू पढ़ना चाहिए, तो पूरा डिस्क्राइब आपको किया गया है। लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकते हैं। ठीक है आप लोग, फिर हम नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 1 अपना जो आर एस शर्मा का था, पहला यूनिट प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। देखिए, इतिहास जानने का महत्व क्या है, अतीत के बारे में हमको जानने का क्या महत्व है। ठीक है, तो अतीत जानने से हमको क्या क्या फायदा होगा, आखिर अतीत हमें जानना चाहिए कि क्यों नहीं जानना चाहिए, ये सारे मैटर पे वहाँ पे बात किया गया। जैसे मानव समुदाय जो हमारे देश में रहे हैं, उनके प्राचीन समय में संस्कृति का विकास कब और कैसे हुआ, ये सब हमको बताता है इतिहास, इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। आखिर इतिहास जो है जानना सबसे जरूरी क्यों है, आखिर अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ी भारत को, जितनी भी भारत की पुरानी जो है किताबें थी उनको ट्रांसलेट करने की। ये सब प्रश्न पे जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपका बात हुआ है। आपको पता है कि अगर आप इतिहास अतीत जानते हैं तो अतीत में जो आपका कुरीतियां है, जो भी गलतियां किया गया है समाज के द्वारा, उसको सुधार के और एक आप अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। अतीत की जो भी अच्छाइयाँ रही है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं आप अपना के आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई गलती किया अतीत में तो उसे आप दोहराएंगे नहीं। ठीक है, तो अतीत जानने से हमको बहुत ही लाभ है और एक जो है बेहतर भविष्य बनाने के लिए अतीत जानना बिल्कुल जरूरी है। और पहले यूनिट में इस सब मैटर पे हम लोग बात किए थे कि आखिर कृषि का शुरुआत कैसे हुआ था। कृषि का शुरुआत हुआ, वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि कृषि के शुरुआत से ही मानव का जीवन स्थिर हो गया था, आपका मानव का जीवन सुरक्षित हो गया था। इस सब मैटर पे हम लोग बात किए थे पहले यूनिट में। इसके बाद पहले यूनिट में एक और टॉपिक पे बात किया गया था कि अनेकता में एकता। देखिए, भारतवर्ष जो अपना है, अगर इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं पहाड़ दिखेगा, कहीं पठार दिखेगा, कहीं आपका मरुस्थल दिखेगा, कहीं समतल भूमि दिखेगी। तो ओवरऑल जो है अपना इंडिया, इसमें हर एक तरह का जो है आपको भौगोलिक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके बाद भी भारत इतने समय पे एक है, आखिर इसका वजह क्या रहा है। इतना सारा यहाँ पे धर्म है, इतना सारा भाषा है, इतनी सारी संस्कृति है, उसके बाद भी भारत जो है इतने समय से एक रहा है। इसके ऊपर हम लोग बात किए थे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। और यहाँ से जो है यूपीएससी में आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, हम लोग बात किए थे कि ये जो आज हम लोग भाषा बोल रहे हैं, आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस सब के बारे में पढ़ा गया था। ठीक है, ये सब हम लोग यूनिट फर्स्ट में देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है बात किए थे कि उतना सारा विभिन्नता रहने के बाद एकता आखिर कैसे बना रहा, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात किए थे। और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग क्या देखे थे अपना कि अच्छा, एक और टॉपिक वहाँ पे हम लोग देखे थे पहले यूनिट में कि वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता है कि नहीं। ठीक है, अतीत
क्या प्रासंगिकता वर्तमान में है कि नहीं, इसके ऊपर बात किए थे। बिल्कुल है। जैसे हम लोग उस समय की स्थिति देखें और उस समय जो भी हमारे समाज में, जैसे आप पता है कि शूद्र और चंडालों के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो काफ़ी जो है आपत्तिजनक, खेदजनक था। ठीक है, तो जो सामाजिक भेदभाव था उनको मिटाना हमारा क्या हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है। तो ये सब जो है, इसके अलावा अगर अतीत को हम लौटाते हैं तो फिर क्या होता है, चूंकि देखिए आज जो है आप समाज में सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अतीत जैसा था वैसे ही आज भविष्य हो जाए, सारा कुछ बिगड़ गया है, बिल्कुल पहले सारा कुछ अच्छा था। तो क्या वाकई में सारा कुछ अच्छा था, ये सब के ऊपर हम लोग बात किए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे नेक्स्ट यूनिट में अपना कि प्राचीन भारतीय के इतिहास के लेखक में आधुनिक लेखन जो है, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे उपनिषदवादी विचार और उनका योगदान। तो देखिए हम कल डेवलपमेंट पे बात किए थे कि आखिर इतिहास लेखन का उनको जरूरत क्यों पड़ा। तो मैं बताया था कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो इनिशियल में व्यापार के लिए आई थी, उसका क्या पर्पस था, केवल यहाँ पे भारत में व्यापार करना। लेकिन बाद में उनको यहाँ पे जैसे ही भारत को कॉलोनी बनाने में वो सक्षम हो गई, पलासी युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध हुआ, उसके बाद उनको जो है यहाँ पे अपना सत्ता जो है स्थापित करने का एक मौका मिला। और उसके बाद प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था भारत पे रूल करने में। तो ऐसे में क्या किए, तो भारत को समझने के लिए वो क्या किए, तो भारत में पुराने पुराने जितने भी बुक वगैरह हैं, जो भी किताबें लिखी गई थी, उनको समझने का प्रयास किए। और उसी क्रम में क्या किया गया, उन सारे बुक को जो है, उन सारी किताबों को ट्रांसलेट किया गया। तो आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी को अच्छा से समझना चाहे तो उसका इतिहास जानना बिल्कुल ज़रूरत है। अगर इतिहास किसी का आप जानेंगे तो उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किए और अपने थॉट के हिसाब से इस इतिहास को परोसने का प्रयास किए, जो बिल्कुल ही सही नहीं था। उसमें बहुत सारी बातें जो है सही भी थी। देखिए हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ भी थी, तो उनको भी उन्होंने उजागर किया। तो ये बात तो सही है, चलिए, कि अगर कुरीतियाँ किसी समाज में है तो उससे उजागर करके और उसको जो है अगर समाप्त किया जाए तो अच्छा बात है। बट वो लोग इस तरह से इतिहास को परोसने का प्रयास किए थे, जो भी उपनिषदवादी लोग थे, कि यहाँ पे जो है से कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो उपनिषदवादी जो है विचारधारा के जो भी लोग थे अपने तरीके से इतिहास लिखे, और भारत में जो भी उस समय शिक्षित लोग थे, तो शिक्षित लोग उनके प्रतिक्रिया में फिर अपना जो है जवाब लिखे और वो बताएं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं था। अब उनका कहना था कि हमारा समाज जो है सभ्य नहीं था, हमारी सभ्यता बहुत नई नई है। ठीक है, लेकिन जब खोज हुआ, जब पता चला कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ बहुत पहले जो है नगरीय सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो इस पे फोकस किया गया आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा और बताया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जब नगरीय सभ्यता थी, जब यूरोप में उदय भी नहीं हुआ था, ठीक है, नगरों का, तब यहाँ नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कालक्रमिक एक विवरण नहीं था। तो कालक्रमिक विवरण जो है सबसे पहले वो उपनिषदवादी विचारधारा वाले लोग ही प्रस्तुत किए। उसके बाद भारतीय लेखक जो है इनका जवाब दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं था, यहाँ भी कानून से शासन होता था। अशोक के समय से यहाँ पे क्या होता था, आपको एक जो है लॉ के हिसाब से शासन होता था। आप देखेंगे तो अशोक के समय में, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मौर्य साम्राज्य, तो उसमें उस समय मौर्य साम्राज्य का प्रशासन की स्थिति क्या थी, आप देखेंगे स्तर दर स्तर जो है अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर था, ऐसा कुछ नहीं था कि सुव्यवस्थित नहीं था, उसको जो है एक आपको सीक्वेंस में लिखा नहीं गया था। तो ये सब बातों पे जो है चर्चा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे चल के जो है बहुत सारा ट्रांसलेशन हुआ और बहुत सारे तथ्य मौजूद थे। तो पिछला लेक्चर आप जाके देख सकते थे। फिर हम लोग राष्ट्रवादी का जो है दृष्टिकोण उसमें देखे थे, और राष्ट्रवादियों ने जो है अपना दृष्टिकोण बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यूनिट थर्ड देखते हैं यहाँ पे। और यूनिट थर्ड जो अपना क्या है यहाँ पे, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। ठीक है, देखिए एज ए हिस्टोरियन मैं यदि आपसे प्रश्न एक पूछता हूँ कि आज जो है आपको पता है कि 2023 है अभी। ठीक है, आज जो है 1 जून 2023 है, और यदि आज आपको जो है इतिहास लिखने को मैं बोल दूं, ठीक है, कि आप जो है भारत का इतिहास लिख दीजिए। ठीक है, भारत का इतिहास आपको लिखना है, तो भारत का इतिहास लिखना है तो अब क्या सोचेंगे आप, हम कैसे आप इतिहास लिख पाएंगे। अब आपको भारत का इतिहास लिखना है, यानी भारत का इतिहास तो आज से है नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले की भी आपको कहानी लिखनी है। तो इसके लिए आप क्या सोचेंगे कि अब देखिए अगर टाइम मशीन होता तो हम क्या करते, टाइम मशीन में बैठते और ट्रेवल करते उस टाइम पीरियड में। हम इसको करते थे कि चलो 5,000 वर्ष पहले चले जाते हैं और वहाँ की सारी चीज़ों को देख के और आके फिर यहाँ पे लिख देते। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दूसरा हमारे पास जो है तथ्य क्या हो सकता है भारत का इतिहास लिखने का। ठीक है, तो
अपने पास जो है पुरातात्विक स्रोत हो सकता है या तो साहित्यिक स्रोत हो सकता है, और उनके आधार पे, अच्छा, साहित्यिक स्रोत तो आपको बहुत बाद में अवेलेबल हुआ, पहले तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही हुआ करते थे। तो इनिशियल टाइम पीरियड में जो भी इतिहास लिखा गया है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का इतिहास जो लिखा गया है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा विचारधारा आ सकता है, चूंकि ये पूरा क्या है, आपको एक अनुमान के आधार पर लिखा गया है। कुछ जो वहाँ पे सामग्रियाँ मिली है, उसको क्या किया गया है, उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के कनेक्ट करके और उस समय का इतिहास जानने का प्रयास किया गया है। ये काफ़ी जटिल प्रोसेस रहा है, चूंकि उस समय कोई लिखित हमको नहीं मिला था। आगे चल के हमको साहित्यिक स्रोत वगैरह भी मिला है, लिखित स्रोत वगैरह मिला है, और उसके आधार पर हम लोग इतिहास आसानी से थोड़ा पहले के रिस्पेक्ट में लिख पाए। तो मैं क्वेश्चन पूछा था कि आपको अगर इतिहास लिखने को मैं बोल दूं तो आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि जो भी पुरातात्विक जो है स्रोत है वो हमको जो है दिया जाए, जो भी साहित्यिक स्रोत है वो दिया जाए, उन सब का क्या करेंगे, आप अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन करने के बेसिस पे आप जो है आज का इतिहास जो है यानी भारत का इतिहास लिख पाएंगे। ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत का जो है आज हम लोग को यही देखना है, ऐतिहासिक जो है स्रोत। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कर देता हूँ, फिर हम लोग चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, अगर स्रोत का बात करें हम लोग, ठीक है, या आखिर कैसे कैसे स्रोत हमको अवेलेबल है, तो एक तो हो सकता है आपके पास पुरातात्विक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत हो सकता है, और दूसरा आपके पास साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत हो सकता है। अब पुरातात्विक में भी देखेंगे तो देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल होगा, उस समय के बहुत सारे उपकरण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मृदभांड हो जाएगा, आपका कलाकृतियां हो जाएंगी, भवन हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, ये पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। और पुरातात्विक स्रोत के बेसिस पे आप जो है इतिहास लिख सकते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत में जो है आपको दो तरह का स्रोत मिलेगा, एक तो आपको देसी स्रोत मिलेगा और एक आपको विदेशियों का विवरण मिलेगा। जो विदेशी पहले हमारे भारत में आए हैं वो भी कुछ लिख के गए हैं। अब देसी में भी आपको दो तरह का विवरण मिलेगा, एक तो धार्मिक आपको साहित्य मिलेगा, ठीक है, और एक क्या मिलेगा आपको, लौकिक साहित्य। अब धार्मिक में क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया, आपको पुराण हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, उनके आधार पे आप लिख सकते हैं। देसी में दूसरा लौकिक, जैसे कि अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है, पाणिनि का, राजतरंगिणी हो गया कलहन का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया विशाखदत्त का, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, या अन्य जो है संगम साहित्य जो साउथ इंडिया के जो इतिहास के बारे में बताता है। ये तो अपने पास देसी स्रोत हो जाएंगे। विदेशी में जो भी विदेश आए, विदेशी यात्री यहाँ पे आए, ग्रीक से कोई आता है, या कोई चीन से आता है, कोई तिब्बत से आता है, कोई अरबी आता है, तो वो भी अपना व्याख्या किया होगा। तो बिल्कुल इन्हीं के आधार पे जो है इतिहास लिखने का जो है प्रयास किया जा सकता है। तो ये एक तरह, यहाँ से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्रोत आपके पास क्या क्या हो जाएगा, एक पुरातात्विक हो जाएगा, एक साहित्यिक हो जाएगा। पुरातात्विक में सारे कुछ आ जाएंगे, ध्यान से सुन लेंगे, जैसे उपकरण हो गए, मृदभांड हो गया, कलाकृतियां हो गई, भवन हो गए, मुद्रा हो गए, और अभिलेख हो गया। साहित्यिक में मैं बताया दो हो गया, एक देसी हो गया, एक विदेशी। देसी में अगर देखेंगे तो एक धार्मिक साहित्य हो जाएगा, एक लौकिक साहित्य हो जाएगा। धार्मिक में आपका क्या हो जाएगा, तो वेद हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, अरण्यक हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा, पुराण, स्मृति, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ठीक है, उसके अलावा लौकिक साहित्य में जो है मैं बताया कि जैसे अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है, पाणिनि का लिखा हुआ, मुद्रा राक्षस हो गया, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कलहन का राजतरंगिणी हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, तो उस समय के हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा संगम साहित्य भी काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इतिहास लिखने में। दूसरा जो है विदेशी, मैं विवरण बोला, तो जो भी यहाँ पे विदेशी आए, जैसे चीन से कुछ लोग आए, वेनसांग वगैरह लोग आए, ठीक है, तिब्बती लोग आए, अरबी लोग आए, तो ये जो उस समय आए, तो उस समय के भारत का क्या विवरण दिए हैं, ये सब आपका स्रोत हो गया, और यही आपको मुख्य इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्रोतों के प्रकार में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है भौतिक अवशेष। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, भौतिक अवशेष। अब भौतिक अवशेष देखिए जनरली क्या होता है, प्राचीन भारत के जो भी निवासी हैं उनके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनगिनत जो है भौतिक अवशेष जो छोड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे अनगिनत भौतिक अवशेष हैं। जैसे दक्षिण भारत में देखेंगे तो पत्थर के मंदिर हैं, पूर्वी भारत में ईंटों के विहार हैं, आज भी धरातल पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, भौतिक अवशेष मतलब जो आप अभी देखते हैं जनरली उसी को हम लोग भौतिक अवशेष बोलते हैं, जो भी पुराने समय से यहाँ पे मौजूद है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो पत्थर के बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, पूर्वी भारत में देखेंगे तो ईंटों का विहार देखने को मिलेगा, ये आज भी वैसे ही मौजूद है, और उस युग का स्मरण ये कराते हैं।
जब देश में आपका भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ है। ये आपको क्या बताते हैं, भौतिक अवशेष, कि पुराने समय में भवनों का निर्माण कैसे हुआ, परंतु इन भवनों का अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है ये सभी बहुत पुराने समय के हैं। अब टीले जो है धरती सतह से उभरे हुए भाग को हम कहते हैं। जैसे आप देखिए टीला किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे कोई ऐसा जो है धरातल पे भाग जिसको टीला बोलते हैं। अब इसका यदि खुदाई करेंगे तो ये सब जो है आपको अवशेष देखने को मिलेंगे, जिससे नीचे जो है पुरानी बस्तियां का अवशेष रहता है। यहाँ कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति। एकल संस्कृति कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आप जो है खुदाई कर रहे हैं किसी टीला का, तो हो सकता है वहां से एक ही तरह का जो है आपको सामग्री देखने को मिले। यहाँ भी इस रीजन में भी एक ही तरह का आपको सामग्री देखने को मिल रहा है, दूसरा में भी, तीसरा में भी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एकल संस्कृति बोलेंगे। एकल संस्कृति टीलों में जो है सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल उसमें चित्रित जो है धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड जो है ग्रे वेयर संस्कृति के द्योतक है, यानी कहीं आपको पेंटेड जो है आपको मृदभांड देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ जो है सातवाहन संस्कृति के, तो कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य संस्कृति टीले में एक संस्कृति की प्रधानता होती है और अन्य संस्कृति जो पूर्व काल की हो सकती है और उत्तर काल में भी विशेष महत्व की नहीं होती है। बहुसंस्कृति में क्या होती है, बहुसंस्कृति टीले में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती है। ठीक है, उसमें एक तरह की संस्कृति आपको देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती है। जैसे रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टीलों का खुदाई किया जाता है ये दो तरह का किया जाता है, एक आपको अनुलंब होता है और एक क्षैतिज होता है, यानी एक वर्टिकल खुदाई होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल खुदाई होता है। और सिंपली है कि इस खुदाई से हमको क्या फ़ायदा है, तो इस खुदाई से हमको पुराने समय के जानकारी हमको मिलता है। ठीक है, तो टीले जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी मैं बोला एक वर्टिकल खुदाई, वर्टिकल मतलब क्या हुआ, आप सीधे जो है खुदाई करते जा रहे हैं, आपको जो है यहाँ के बारे में नॉलेज मिलता जाएगा। ठीक है, एक जो है हॉरिजॉन्टल खुदाई हो गया। ठीक है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए। अनुलंब उत्खनन का अर्थ क्या है, यानी ये अनुलंब यानी वर्टिकल उत्खनन का अर्थ क्या है, सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक हमको जानकारी मिलती है, कालक्रमिक ताता के बारे में हमको जानकारी मिलती है। यानी ये कालक्रमिक जानकारी मिलेगी कैसे, जैसे देखिए आप जो है वर्टिकल यदि खुदाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई टीला है, आप खुदाई करते हैं, तो यहाँ पे खुदाई किए तो यहाँ पे कुछ आपको वस्तु मिला। ठीक है, तो इसके आधार पे आप अनुमान लगाएं कि हाँ यहाँ ऐसा रहा होगा, फिर और आप खुदाई करते गए, यहाँ पे भी कुछ आपको मिला, तो फिर यहाँ पे अनुमान लगाएंगे, ऐसे करके फिर खुदाई किए, यहाँ पे भी आपको कुछ मिला। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये जो है एक अनुमान के लिए बताते हैं कि 1000 वर्ष जो है पहले की कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली, यहाँ पे जो है आपको 500 वर्ष पहले की मिली, यहाँ पे जो है 100 वर्ष पहले की मिली। एक आपको क्या मिल रही है, कालक्रमिक विवरण मिल रहा है, किससे, वर्टिकल खुदाई से। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह समानता स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ क्या है, यानी आपका हॉरिजॉन्टल जब उत्खनन कराया जाता है, खुदाई कराया जाता है, तो सारे टीले की या तो उसके बृहत भाग की खुदाई की जाती है, या इस तरह की खुदाई हम उस स्थल पे काल की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। अब जब आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो सबसे पहले तो ये बहुत महंगा होगा। ठीक है, ये पूरे रीजन में ही आपको खुदाई करना होगा। ठीक है, तो ये महंगा होगा, थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा। वर्टिकल में किसी एक स्थान पे आप खुदाई करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है अंतर स्पष्ट हो गया होगा। देखिए अधिकांश स्थलों के अनुलंब खुदाई होने के कारण उनसे हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाई जो है देखिए क्या होता है, ये खर्चीला होता है, और खर्चीला होने के कारण बहुत कम जो है ये खुदाई ऐसे कराया गया है। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन के पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ तक जो है सारे लोग को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके पूरा अवशेष जो है विभिन्न अनुपातों में सुरक्षित है। देखिए अभी एक हम लोग थोड़ी देर पहले एक मैटर पे बात किए थे कि हम लोग अधिकतर जो है क्या किए हैं, वर्टिकल खुदाई किए हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है खुदाई करने में
खर्च जो है बहुत ज़्यादा आएगा, और ऐसे में उस समय का जानकारी हमको अच्छे से उपलब्ध है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है टीलों का उत्खनन हुआ है, उनके भी पूरा शेष विभिन्न जो है अनुपातों में सुरक्षित है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखिए, सूखी जलवायु के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पूरा अवशेष अधिक सुरक्षित बने रहे हैं, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्र में नम और आर्द्र जलवायु होने और लोहे के औजार भी जो है संक्षारित हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, अब भारत में देखेंगे तो भारत में जो है एक तरह की जलवायु है नहीं। ठीक है, अब जहाँ आपको सूखी जलवायु देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जो भी पुराना वस्तु है वो आपको एज इट इज आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस भी रीजन में जो है सूखी जलवायु है, मान लीजिए आज से 500 साल पहले जो वस्तु है वो आज भी आपको वैसे ही देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह है, तो वो जो है सूखी जलवायु के क्षेत्र में आ जाता है, तो वहाँ पर देखेंगे आज भी वो सब ऐसे ही बना रहा है। जबकि आप पश्चिमोत्तर भारत में देखेंगे जहाँ अधिक नमी होती है, ठीक है, यहाँ पे मध्य गंगा के भाग में देखेंगे, यहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी पुराना आपका वस्तु होगा उसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ के इतिहास के बारे में हमको वस्तुओं से ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है, क्योंकि पता है कि कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएंगे, डिजल हो जाएंगे। नम और जलोढ़ क्षेत्र में जो है ऐसा स्थिति देखने को मिलता है, हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। आगे देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों में से एक नगरों का पता चलता है जिनका स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ है। और आपको पता ही है ये किसके बारे में बात हो रहा है, आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये पश्चिमोत्तर भारत में है। अब किसी किसी को समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि पश्चिमोत्तर भारत किसको बोलते हैं। देखिए ये क्या हो गया, आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया आपका, ये ऊपर उत्तर हो गया, और नीचे आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर कहने का तात्पर्य क्या है, पश्चिम और उत्तर के बीच, यानी इस रीजन की बात किया जा रहा है। और इस रीजन में आपको पता है कि ये जो है आज का अपना यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान यहीं पे है, और पाकिस्तान में आपको ये सब जो है नगर देखने को ज़्यादातर अवशेष वहाँ पे मिलते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इस प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है, और इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियां में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वो किस प्रकार के मृदभांड का उपयोग में लाते थे, किस प्रकार घरों में रहते थे, भोजन में किन किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे, ये सब जानकारी हमको उत्खनन से मिलती है। ठीक है, अब देखिए आपको अगर बस्ती घर मिलेगा तो आप घर का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा, उस समय आखिर घर कैसे होते थे, सड़क का स्थिति क्या होता था। ठीक है, उस समय जो है भोजन वो लोग क्या क्या करते थे, ठीक है, औजार कौन कौन सा इस्तेमाल करते थे, ये सब जो है हमको मालूम जो है यहाँ से चलता है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कुछ लोग जो है मृत व्यक्ति के शव के साथ क्या करते थे, औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सभी चीज कब्र में जो है गाड़ते थे। अब देखिए इससे आपको पता क्या चलेगा कि उस समय मिट्टी के बर्तन जो है थे, या आपको तांबा के बर्तन थे, या बर्तन थे तो कैसे थे, बर्तन पे कोई चित्रकारी किया गया था कि नहीं, तो ये सब हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसके ऊपर एक जो है घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, और ऐसे स्मारक को हम महापशान या मेगालिथ कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि मेगालिथ किसको कहते हैं, तो आप जो है जवाब देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, जो दक्षिण भारत में जैसे जो भी व्यक्ति जो है मृत हो जाते हैं तो क्या किया जाता था, उनके शवों के साथ औजार वगैरह, ठीक है, कुछ मिट्टी के बर्तन हम लोग कब्र में जो है रख देते थे। कोई कब्र हो गया, इसमें सारा कुछ हम लोग रख दिए, ठीक है, और उसके चारों ओर जो है बड़े बड़े पत्थर जो है खड़ा कर देते थे, पत्थर खड़ा कर दिए, ठीक है, इसके चारों ओर। और इसी जो है स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, महापसान बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि सभी महापसान इस श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी जो भी महापसान मिले हैं वो एक ही तरह के नहीं मिले हैं। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिली है कि लौह युग की शुरुआत होने पे दक्कन के लोग किस प्रकार के जीवन व्यतीत करते थे, जिस विज्ञान के आधार पे पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत जो है उत्खनन किया जाता है, पर और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातात्विक जो है या पुरातत्व जो है कहते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट मैटर यही है कि आपका पूरा तत्व जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूरा तत्व आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, प्राचीन काल में लोगों के द्वारा जो है पुराने टीलों को जो है क्रमिक स्तरों से, ठीक है, कैसे, यहाँ पे सीधे स्पष्ट लिखा है आपको, क्रमिक स्तरों से जो है आपको भौतिक जीवन की जो जानकारी मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूरा तत्व कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त जो है भौतिक अवशेष का विभिन्न प्रकार का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। अब देखिए, उत्खनन हुआ, खोज हुआ, लेकिन बहुत सारी वस्तुएं मिली, लेकिन उसके टाइम पीरियड के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर वो जो है किस समय की है। तब तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि आज से 5,000 साल पहले की है या 10,000 साल पहले की है। तो जब भी उत्खनन होता है, जब भी खोज होता है, तो उस भौतिक अवशेष जो भी मिलते हैं उसका क्या किया जाता है, वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। और ये वैज्ञानिक परीक्षण में हम लोग क्या पद्धति यूज करते हैं, तो रेडियो कार्बन काल का निर्धारण करते हैं हम लोग, जिससे हमको टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। और रेडियो कार्बन पद्धति क्या होता है ये, तो देखिए, रेडियो कार्बन या कार्बन 14 जो होता है, आपको कार्बन का रेडियो धर्मी ये क्या होता है, आइसोटोप एक होता है जो सभी वस्तुओं में विद्यमान होता है। जैसे देखिए, कार्बन 40 जो है सभी में विद्यमान होता है। चलिए यहाँ पे हम ये पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। सभी जो है रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह तरह इसका एक निश्चित समान गति से क्षय होता रहता है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन 40 की क्षय की प्रक्रिया साथ साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में कार्बन जो है 40 का समन्वय भी होता है। परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाता है, यानी जब उसमें प्राण नहीं रहता है, तो इसमें विद्यमान कार्बन जो है 40 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन ये हवा और भोजन से कार्बन 40 लेना बंद कर देती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 40 में आई कमी को माप करके हम उस समय का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, बेसिक ये कहना है कि मान लीजिए कोई जीव जंतु है, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे में कार्बन जो है आपको 14 क्या होता है, मौजूद होता है। हमारे अंदर जो है कार्बन 14 आपको होता है, कार्बन 14। और हम यदि जीवित रहते हैं, यदि जीवित रहते हैं तो ये कार्बन 14 का क्षय भी होता है, लेकिन फिर हम इसको गेन भी कर लेते हैं, यानी कार्बन 40 हमले में बना रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, तो इस कार्बन 40 का क्षय जो है कंटिन्यूअस होते रहता है। यानी कुछ समय बाद जो है ये कार्बन 14 जो है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है 100% है, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, 99, फिर ये डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज होके कुछ सालों बाद 70 हो गया। ऐसे करते करते कुछ साल बाद वो 50% रह गया। तो ये डिक्रीज जो होता है, इसी के रिफरेंस में ध्यान में रखते हुए हम लोग पता लगाते हैं कि व्यक्ति जो है या कोई अवशेष है, ये कितना पुराना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह इसलिए संभव है कि कार्बन 14 का क्षय एक जो है आपको निश्चित गति से होता है। ठीक है, एक आपका निश्चित गति, जैसे पहले बताया जा चुका है कि कार्बन 40 का आधा जीवन जो है 5,568 वर्षों का होता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि कार्बन 40 का आपके में 50% कम हो गया है, तो क्या बताया जाएगा कि ये जो है वस्तु 5,568 वर्ष क्या है, पुराना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल समय होता है जिससे उस वस्तु का आधी रेडियो धारिता जो है लुप्त हो जाती है। यानी 5,568 वर्ष में आपका 50% कार्बन 40 आपके अंदर कम हो गया। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5,568 वर्षों में पहले निष्प्राण हो गई है, तो उसमें कार्बन 40 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी। ठीक है, तो अब जो है, यदि मान लीजिए किसी वस्तु में 100% जो है कार्बन 40 का क्षय हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि 11,136, इसका डबल कर दें आप, उससे पहले वो निष्प्राण हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। उसके कार्बन 40 की धारिता उस समय की तुलना में चौथाई रह जाएगी, तो वो जीवित, जब वो जीवित थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेनली यहाँ पे कहने का तात्पर्य था आपको कि कार्बन 40 पद्धति के यूज करके हम लोग किसी वस्तु का क्या जीवन काल का पता लगाते हैं कि आखिर जो है उसका जीवन कब रहा था। यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी सिंपली है, मात्रा के आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्रोत के प्रकार और इतिहास के निर्माण। पौधे के अवशेष का परीक्षण कर विशेष विशेषता जो है पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है।
ठीक है, तो पौधे का परीक्षण करके भी हम लोग जलवायु और वनस्पति का इतिहास जान सकते हैं। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग जो है 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में भी था। धातु के शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, देखिए धातु की कोई शिल्प वस्तु है, इसकी प्रकृति और घटकों का अनुमान लगा के वैज्ञानिक विश्लेषण करके हम लोग पता लगाते हैं, और उससे परिणाम में यह पता लगता है कि वो जगह कहाँ है जहाँ ये धातुएं प्राप्त की गई थी, और इनसे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का भी पता लगाया जाता है। पशुओं का जो है आपको हड्डियों का परीक्षण करके उसकी पहचान की जाती है, और उनके जो है पालतू होने तथा तरह तरह के काम में लाने का भी पता लगाया जाता है। ये सब तो बात हो गई आपको कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितना पुराना है और किस तरह का हम लोग अनुमान लगाते हैं। अब ये जो भी प्रोसेस है थोड़ा जटिल है, इसमें एग्जैक्टनेस थोड़ा कम है। जो कार्बन 40 पत्ती है इसमें एग्जैक्टनेस क्या है, थोड़ा कम है, बट ये जो है एक अनुमानता जो है सही डाटा है। चलिए, तो हम लोग जैसे देखे थे कि पुरातात्विक अवशेष में हम लोग बात की अभी कि टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास एक महत्वपूर्ण उस समय का पुरातात्विक अवशेष हमको मिलता है वो है आपको सिक्का। ठीक है, अब सिक्का अगर आपको मिलता है तो सिक्का से उस समय के बारे में आप अनुमान, आज तो आपको पता है कि आज कागजी जो है मुद्रा है। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। ठीक है, लेकिन उस समय जो सिक्का हुआ करता था कैसा हुआ करता था। ठीक है, और सिक्कों को, कॉइन्स को देख के हम उस समय के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अनेक सिक्कों और अभिलेख धरातल पे मिले हैं, और इनमें अधिकांश जमीन में खोद कर निकाले गए हैं। तो बहुत सारे सिक्के हमको मिले हैं जो पुराने समय के हैं, और सिक्के के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र या जो है न्यूमो जो है टिक्स कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, याद रखेंगे। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन क्या था, नहीं था। अच्छा, इनिशियल टाइम पीरियड में तो आपको पता ही है कोई मुद्रा ही नहीं था, ना सिक्का था। तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, फिर सिक्का आया, और सिक्का के बाद आज स्थिति यह है कि आज जो है कागज का मुद्रा का प्रचलन है, पहले ऐसा नहीं था। पर धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था पहले। पुराने सिक्के किस किस के बने होते थे, तो तांबे, चांदी, सोना और शीशे के बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़े संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे जो है कुषाण काल में अर्थात ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में भी ये सांचे लगभग लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में आज जो है जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, जैसे आज सिस्टम है आपके पास, इसलिए लोग अपना पैसा जो है मिट्टी और कांसे के बर्तन में बड़ी हिफाजत से जमा करके रखते थे। आज हम अपना पैसा जो है हिफाजत से कहाँ रखते हैं, बैंकिंग सिस्टम में। तो उस समय लोग जो है जमीन वगैरह में पैसे को डालकर और हिफाजत से मंदिरों वगैरह में कहीं जो है पैसे को छिपाया जाता था, ताकि मुसीबत के दिन में ये बहुमूल्य निधि जो है वो उपयोग कर सकें। और ऐसी अनेक निधियां जिन्हें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में भी ढाले गए सिक्के यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अब इससे देखिए क्या पता चलेगा, अगर यहाँ पे खुदाई में रोमन साम्राज्य के भी अगर सिक्के मिल रहे हैं तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे कि रोमन साम्राज्य का भी व्यापार यहाँ से पुराने समय से चलता रहा है। देश के अनेक भागों में मिला है। ठीक है, एक जगह नहीं मिला है, अनेक भागों में ऐसा देखने को मिला है। ये निधियां अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित है। तो आप जाके इन्हें देख भी सकते हैं। पुरातात्विक अवशेष जो है आज भी मौजूद हैं। बहुत से भारतीय सिक्के जो है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक जो है शासन किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के जो है लेके गए हैं। प्रमुख राजवंशों के सिक्के की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई है। कलकत्ता के जो है इंडियन म्यूजियम, लंदन के जो है ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्के की ऐसी सूचियां जो है उपलब्ध है। तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको सारा जानकारी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी जो है बाकी है। ठीक है, अब देखिए आपको जो है बहुत सारे, मान लीजिए आप खुदाई किए, कहीं सिक्का मिला आपको, तरह तरह का जो है हर एक रीजन से सिक्का मिला। अब ये सिक्का कब कब मिला, एक इसको सीक्वेंस में रखना, एक इसको सूचीबद्ध करना, ये काम आज भी बाकी है। कुछ किया गया है, कुछ काम आज भी बाकी है। हमारे आरंभिक सिक्कों पे कुछ एक जो है प्रतीक भी मिलते हैं, कुछ चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, पर बाद के सिक्कों पे राजाओं और देवताओं के नाम,
तिथिया का भी उल्लेख। अब देखिए, यदि तिथि अगर हमको सिक्का पर मिल गया तो आपको क्या पता चल गया? ये सिक्का मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 300 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिक्का 300 ईसा पूर्व का है। तो इस सिक्का से आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं? उस समय का अर्थव्यवस्था क्या था? ठीक है, राजा का चित्र मिलता है। उस समय आप कलाकृतियां भी बहुत सारी मिलती थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय समाज में कलाकृति का स्थिति क्या था। तो ये सिक्के जो है बहुत सारी कहानी कहती हैं। ठीक है, देखिए, तो इनिशियल टाइम पीरियड में तो चिन्ह वगैरह कुछ था, बाद में राजा वगैरह, देवता वगैरह का नाम, तिथि वगैरह भी उल्लेखित हुआ। आगे बढ़ते हैं। इन सिक्कों के जो है उपलब्धि स्थानों से यह ज्ञात होता है कि इलाकों में इन सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का जो है पुनर्निर्माण भी संभव हुआ है। विशेषतः देखा जाए तो हिंद वंश शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे थे, ईसा पूर्व जो है दूसरी और पहली सदी में यहाँ शासन किए थे, उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी भुगतान में पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आर्थिक इतिहास आपको बताएगा। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारी और स्वर्णकारों की श्रेणियां ने भी अपने कुछ जो है सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो जैसे आज सिस्टम है सिक्का लाने का, जैसे भारत सरकार लेके सिक्का आती है, ठीक है, उसके लिए जो है टकसाल बनाया गया है। तो पहले कैसा सिस्टम था? तो राजा तो जो है राजा से अनुमति लेके व्यापारी लोग भी अपना सिक्का जारी करते थे। ये आपको बात कहने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, इससे शिल्पकारी और व्यापार के उन्नतावस्था सूचित होती है। देखिए, अगर सिक्के पे जो है अगर कलाकारी की गई है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय शिल्प कला का स्थिति क्या था। सिक्के के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को जो है बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में मिले हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य के बाद जो है सबसे अधिक आपको सिक्के मिले हैं, जो विशेषतः किस चीज के बने हैं? सीसा, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के का सबसे अधिक जारी किया। देखिए, गुप्त टाइम पीरियड में सोने का सिक्का बहुत ज्यादा आपको जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन सबसे पता क्या चलता है आपको कि वाणिज्य व्यापार और विशेषतः मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। और गुप्त काल को अगर देखा जाए तो स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हम लोग डिटेल में आगे गुप्त काल में चर्चा करेंगे आखिर गुप्त काल में क्या क्या खूबियाँ थी। लेकिन अगर गुप्त काल में अधिक सोने के सिक्के मिल रहे हैं तो इसका समय उस समय का आप अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी रही होगी। इसके विपरीत अगर देखें गुप्तोत्तर काल में तो बहुत कम सिक्के मिले हैं। अब देखिए, गुप्तोत्तर काल में आपको कम सिक्के मिले हैं। अब गुप्त काल में भारत की अर्थव्यवस्था की ये स्थिति है, ठीक है, यहाँ पहुंचा हुआ है। और गुप्तोत्तर काल में फिर यहाँ आ गया, यहाँ पर सिक्का मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इससे अर्थव्यवस्था का भी आपको अनुमान मिलता है, जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्कों पे जो है राजवंश और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक, लेख भी अंकित रहते थे। और ये सभी जो है तत्कालीन कला और धर्म पे प्रकाश डालते थे। यानी उस समय का जो भी कला और धर्म रहा होगा उसी के हिसाब से आपको सिक्के पे देवताओं का चित्र मिलेगा। ठीक है, कुछ चिन्ह मिलेगा, कुछ लेख मिलेगा। ये तो सिक्का वाला मैटर हो गया। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सिक्का देख रहे थे। एक और पुरातात्विक स्रोत में मुख्य जो है आपका स्रोत ये है अभिलेख। अब अभिलेख से हमको बहुत सारा कहानियों का पता चलता है। ठीक है, आप देखेंगे कि अभिलेख के आधार पे जो है उस समय का बिल्कुल आप कहानी गढ़ सकते हैं। ठीक है, और अभिलेख के माध्यम से कुछ हिस्टोरियन जो है कुछ राजवंशों का इतिहास लिख डाले हैं पूरा। तो अभिलेख इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिलेख क्या है? एक तरह का ऐसा लेख है जो उस समय के बारे में डायरेक्टली आपको जानकारी दे पाएगा यदि आप उसे पढ़ने में सक्षम हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सिक्के से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। ठीक है, इनके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पूरा लेखा शास्त्र। और इनकी तथा दूसरी पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि की अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए पूरा लेखा शास्त्र मतलब क्या होता है, तो आप सीधे सिंपल क्या बोलेंगे? अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ठीक है, आप पूरा लेखा शास्त्र बोलते हैं। और इसी में अगर देखेंगे हम लोग तो तिथि के बारे में अध्ययन अगर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी तथा दूसरे पुराने कोई भी दस्तावेज के प्राचीन तिथि का अध्ययन, इसे हम पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख जो है मोहरों जो है प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम पत्रों पे मिलते हैं।
तथा मंदिर के दीवारों और ईंटों की मूर्तियों पर मिले हैं। अब देखिए अभिलेख जो है कहीं भी लिखवाया जा सकता है, ठीक है। कुछ पत्थर पे लिखवाया जा सकता है, कुछ स्तूप पे लिखवाया जा सकता है, कहीं चट्टान पे, ताम्रपत्र पे भी मिलता है, मंदिर के दीवार वगैरह पे मिलता है, ईंटों पे मिलता है। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थर पे खुदे मिलते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल में देखेंगे तो पत्थरों पे अभिलेख लिखाए जाते थे। अब इस पे पत्थरों पे अभिलेख लिखाने का मीनिंग क्या था कि ज्यादा समय तक क्या रहे, एज इट इज जो बने रहे, और आज भी वो मौजूद है। किंतु ईसा के आरंभिक शतक में अगर बात करें, आरंभिक शतक में बात करें तो इस काम में ताम्र पत्रों का भी प्रयोग आरंभ हुआ था, ठीक है। तथापि पत्थर पे अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही, ठीक है। तो पत्थर पे जो है वहां पे दक्षिण भारत में भारी मात्रा में अभिलेख वगैरह खुदवाया गया। दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारक के रूप में भारी संख्या में अभिलेख वहां पे खुदवाए गए हैं। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। सबसे अधिक अभिलेख जो है मैसूर में जाएंगे तो मुख्य जो है पूरा लेखा शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है, ठीक है। तो जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। आरंभिक अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। अब ये प्राकृत जो है कोई भाषा नहीं होता है, जो लोकल लैंग्वेज होता है जिस भी क्षेत्र का, उसी को हम बोलते हैं प्राकृत भाषा, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में ही लिखवाया जाता था ताकि वहाँ के लोग इजिली समझ जाएं। और ये जो है ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं, ठीक है। तो ईसा पूर्व जो है आपको तीसरी सदी के सब अभिलेख हैं। साधारणतः देखेंगे तो 206 ईसा पूर्व से लेके और आपको 300 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अभी अभिलेख के ऊपर, ठीक है। तो ईसा पूर्व से तीसरी सदी तक, यानी आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा के दूसरी सदी से मिलने लगती है, यानी देखिए अभिलेखों में जो है संस्कृत भाषा आपको देखने को मिला है, और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक जो है प्रयोग भी होने लगता है। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ है। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं जो है 10वीं सदी में होने लगा है। मौर्य की बात करें, मौर्योत्तर और गुप्त काल में अधिकांश जो है अभिलेख कार्पस जो है इंस्क्रिप्शन जो है इंडी केरम नामक जो है ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किया गया है। यानी मौर्य का, मौर्योत्तर का, गुप्त का, ये सब अभिलेख का संग्रह आपको यहाँ पे मिलेगा। परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित जो है नहीं हुए हैं। यानी गुप्त उत्तर काल यानी गुप्त टाइम पीरियड के बाद का अभिलेखों का संग्रहण अभी भी नहीं हुआ है। दक्षिण भारत के अभिलेखों का स्थान क्रमिक सूचियां प्रकाशित हुई है, फिर भी 50,000 से अधिक अभिलेख, जिन पे अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, आपको पता ही है। हड़प्पा संस्कृति का हमको लेख तो मिल गया है, लेकिन आज तक हम लोग को पढ़ने में, अब देखिए इसलिए उस समय का इतिहास जो है आपको उसमें एग्जैक्टनेस कम है। अगर देखिए हम लोग अगर उस लिपि को जिस दिन पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे तो हो सकता है जो हम जानकारी अभी उस सभ्यता के बारे में जान रहे हैं उसमें बहुत सारी जानकारियां गलत हों, ठीक है। तो हम लोग कुछ उसमें करेक्ट कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा एग्जैक्टनेस आपको देखने को मिल सकता है। यह संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि से लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से जो है दाएं लिखा जाता है। देखिए बाएं से जो आपको दाएं लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अपना जो है देवनागरी लिपि भी हम लोग बाएं से जो है आपको दाएं ही लिखते हैं। उनमें कुछ शिलालेख जो है खरोष्टी में भी है, और खरोष्टी का क्या पहचान है, ये दाहिने से बाएं लिखा जाता है, यानी राइट टू जो है आपको लेफ्ट लिखा जाता है। ऐसे अशोक के जो है अधिकांश जो है आपको अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रचार रहा है, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में देखेंगे उसके अलावा ब्राह्मी लिपि काफी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अशोक का शिलालेख में यूनानी और अरमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश के प्रमुख लिपि ब्राह्मी में ही रही है, ठीक है। यदि ब्राह्मी और इनकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पूरा लेखविद ईसा के 8वीं सदी तक के अधिकांश पूरा लोक को पढ़ सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि शुरू में अभिलेख को कोई पढ़ भी नहीं पाया था। जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़े थे, परंतु इसके बाद भी इस लिपि में प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया है और इसे अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। देखिए सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे मिलते हैं।
ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं और इनका पढ़ना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो क्या है, ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। तो इससे पहले का कोई हम लोग शिलालेख जो है अभिलेख नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उनसे इन्हें दिल्ली मंगवाया गया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया गया, पर कोई भी पंडित जो है पढ़ नहीं पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेज ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की और उन्हें भी इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इन अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास, सफलतम प्रयास जो है 1837 में किसको मिली, जेम्स जो है प्रिसेप को मिली, जो उस समय के बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में ऊंचे पद पे थे। तो सबसे पहले जो अभिलेख, देखिए अभिलेख पढ़ने की कोशिश काफी पहले से की जा रही है, लेकिन सफलता कब मिल रही है, 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा। अभिलेखों में जो है अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेख में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किया गया है, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राज्यादेश है। ठीक है, तो ऐसे अभिलेख जो है आपको बनाए गए हैं कि मान लीजिए जनता को आज जो अगर कुछ बताना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है आपकी, ठीक है, आपको ऐड वगैरह जो है आप देखते हैं न्यूज़पेपर पे मिलता है, रोड पे जाएंगे बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह दिखेगा जिसपे जो है जनता को जो है या आपको टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से जो है सूचना दी जाती है। तो उस समय जो है जनता को जो है इस अभिलेखों के माध्यम से जो है राज्य आदेश जो है दिया जाता था। ठीक है, या कोई समाज या धार्मिक कोई भी जानकारी देनी होती है तो यहाँ पे दिया जाता था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अभिलेख के बारे में। अशोक का जो शिलालेख है इसी कोटि में है। दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं। अब अनुष्ठानिक अभिलेख का क्या मीनिंग है, जिन्हें जैसे बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदाय के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्तीर्ण कराया है, और इसमें आपको भक्ति भाव देखने को मिलेगा। तीसरी कोटि में है प्रशस्तियाँ आती है। ठीक है, प्रशस्तियाँ क्या होती है, जिसमें जो है राजा के द्वारा या विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान रहता है। अब ये जनरली प्रशस्ति जो आपको देखने को मिलेगा, जो भी राजा होंगे उन्हीं के कोई दरबारी लोग होंगे और उनके बारे में प्रशस्तियाँ लिखाई जाएगी। तो वहाँ पे राजा का बखान किया जाएगा कि राजा जो है कितने अच्छे थे, राजा जो है ये चारों जो है क्षेत्र के विजेता थे। ठीक है, ये सब बखान किया जाएगा, पर उनकी पराजय और कमजोरियों का कोई जिक्र नहीं होगा। यानी प्रशस्तियाँ जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे राजा का क्या होगा, केवल यहाँ पॉजिटिव पॉइंट बताया जाएगा आपको। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, इस कोटि का उदाहरण है। अब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या आपको व्याख्या किया जा रहा है कि अब यहाँ तक वहाँ पे कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है बीना बजाने में इतने जो है प्रांगण थे कि वो नारद को भी शर्मिंदा कर दिए। ठीक है, तो इस तरह का वहाँ पे आपको कोटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, इन सभी के अलावा जो है आपको पता है कि समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए जो है इमेज मौजूद है, और उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि वो बीना जो है वादक थे, बीना में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। ठीक है, इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं, राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुक्तः धर्मांध, पैसा, मवेशी, भूमि आदि को के दान का अभिलेख है। मुख्य राजाओं और सामंतों द्वारा दिए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत के भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में हमको सूचना मिलती है। जो भूमि दान दिया गया है तो कैसे दिया गया है वो हमको सूचना मिलेगा। ये अभिलेख अधिकतर जो है ताम्रपत्र पे उकेरे गए हैं। इनके भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए यहाँ पे गांवों, भूमिया और राजस्व के दानों का विवरण रहता है। ये जो है विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तो ये हम लोग अभिलेख के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए आप साहित्यिक स्रोत। अब देखिए ये लेक्चर आपको सुनने के बाद अगर इससे जो भी प्रश्न आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है बिल्कुल उसको लिखने का आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको इतिहास में कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं चाहता था यहाँ पे कुछ पॉइंट को हाईलाइट करके और इस चैप्टर को स्किप कर देता, लेकिन आखिर इतना जो है एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिल्कुल डिस्क्राइब हुए में। देखिए यदि आप ज़्यादा तथ्य जानते हैं तो अगर मान लीजिए आप 100% जो है किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं, यदि इसमें से आप 70% भी भूल जाते हैं तब भी आपको 30% याद रहता है, और ये 30% के आधार पर आप बहुत कुछ जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप यदि 30% ही पढ़ें तो 30 का आप 30 ही भूल जाएंगे, फिर आपके पास रहेगा क्या, एक ओवरव्यू ही रह जाएगा जो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो है सारा लाइन एक तरह से जो है बिल्कुल अच्छे से ये बुक लिखने की कोशिश किया गया है।
पूरा डिटेल में, एक बिल्कुल क्रोनोलॉजी में। चलिए, तो साहित्यिक स्रोत के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे कि साहित्यिक स्रोत में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक देसी आपको स्रोत मौजूद था और एक विदेशी मौजूद था। ठीक है, एक देसी था और एक था आपका विदेशी। देसी में भी हम बात किए थे, दो तरह का स्रोत था, एक आपका धार्मिक था, ठीक है, और एक आपका क्या था, लौकिक। धार्मिक में हम बताए थे जैसे वेद वगैरह हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद वगैरह। लौकिक में हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र के ऊपर बात किए थे। अब ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय के बारे में आपको ज़्यादा एग्जैक्टनेस देखने को मिलेगा। यानी जहाँ से हमको ये लेखन जो है मिलने लगा, यानी साहित्यिक स्रोत मिलने लगा, तो इतिहास में थोड़ा पहले के रिस्पेक्ट में आपको एग्जैक्टनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपि ईसा की चौथी आपको सदी के पहले की नहीं है। ये भी आपको मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। चलिए, भारत में जो है पांडुलिपियों भोजपत्र और तालपत्रों पे लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत की प्रकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म और काष्ठ फलकों पे भी लिखी गई थी। चाहे कोई सीक्वेंस गड़बड़ है क्या? एक सेकंड मैं देख लूं। हम लोग साहित्यिक स्रोत के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको अभी पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दिया गया है, देख लेते हैं। भारत में जो पांडुलिपियां है, भोजपत्र है, तालपत्र है, ये मध्य एशिया में भारत के प्राकृतिक भाषा में फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं? साहित्यिक स्रोत के ऊपर, यानी लिखित कुछ प्रमाण हमको मिला है क्या। इसमें एक पांडुलिपिया है, ठीक है, हस्तलिखित जो है बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको? ये भोजपत्र पे लिखा जाता था, तालपत्रों पे लिखा जाता था, और मध्य एशिया में भी हमें मिला है। ठीक है, भारत से प्राकृतिक भाषा जहां तक फैली है, ये पांडुलिपिया जो है मेष चर्म और काष्ठ फलक पर भी लिखी हुई मिली है। ठीक है, इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु ये प्रकार का क्या है, पांडुलिपि ही है। इसे आप चाहे तो अभिलेख भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पांडुलिपि ही है, ये भी एक लेखन का ही प्रकार है। उन दिनों जो है मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती है। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, ठीक है, लगभग लगभग पूरे भारत में, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुआ है। आजकल अधिकांश अभिलेख जो है संग्रहालयों में, पांडुलिपियां पुस्तकालयों में जो है संचित और सुरक्षित है। अधिकांश जो है प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पे है। आप देखेंगे तो प्राचीन ग्रंथ की बात करेंगे, जैसे वेद देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद हो गया, स्मृति जो हो गया आपका, पुराण हो गया, ये सब क्या है, धार्मिक विषयों पे ही है। जैसे आप देखेंगे वेद हो गया, यहाँ पे रामायण हो गया, महाभारत, पुराण आदि। यह साहित्य प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पे काफी प्रकाश डालता है। ठीक है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद में देखेंगे तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, और ऋग्वेद को माना भी जाता है। और इसके बाद जो है बाद का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से आपको लगभग 600 ईसा पूर्व अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब का रचना हुआ है, ऐसा माना जाता है। प्राय जो है सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है, जो समानता आदि और अंत में रहता है। योग ग्रंथ के बीच छेपक का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः जो है देवताओं की जो है आपको स्तुतियां, परंतु बाद में वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ क्रमकांड, जादू टोना, पौराणिक जो है आख्यान भी है। देखिए, इनिशियल देखेंगे तो ऋग्वेद में आपको देखने को क्या मिलेगा, देवताओं के जो बारे में स्तुतियां लिखी जाएगी। लेकिन बाद के जो है यहाँ पे ऋग्वेद के बाद देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ऋग्वेद देखने को मिला, उसके बाद यहाँ अथर्ववेद, यजुर्वेद जो है ये सब आ गया। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, तो यहाँ पे आपको ये सब मैटर पे भी आपको बात मिलने लगा, जादू टेना, कुछ पौराणिक कर्मकांड वगैरह भी हो गए। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। ठीक है, तो आपको दार्शनिक जो है चिंतन के बारे में पढ़ना है तो आप उपनिषद पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांग का रचना किया गया। देखिए ये जो मूल ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ, इसको सारा लोग आसानी से पढ़ नहीं पाता था, ठीक है, और इसको पढ़ने और समझने के लिए क्या किया गया, आपको वेदांग का रचना किया गया। यानी वेद के अंग ही हैं एक, ठीक है, अंग यानी ये पढ़ लेंगे तो वेद आसानी से पढ़ सकते हैं। वेद अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग कौन कौन थे, एक शिक्षा था, ठीक है, उच्चारण की विधि आपको बताएगा, कल्प में कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष, ये 6 हो गए। और इनके सहायता से जो है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इनमें से प्रत्येक शास्त्र का चतुर्दिक जो है प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। ये साहित्य गद्य में नियम के रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम जो है सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय का समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी अमूल्य प्रकाश डाला है, ठीक है। तो उस समय व्याकरण के नियम तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन उस समय के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। महाभारत और रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप का संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ है, ठीक है, अंतिम रूप में, ठीक है, इसका संकलन। इसमें महाभारत जो व्यास कृति मानी जाती है, संभवतः जो है 10वीं सदी ईसा पूर्व के, चौथी सदी ईसा पूर्व की स्थिति का आभास देता है। देखिए इनिशियल में जो है महाभारत जो आज हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, पहले इसमें केवल जो है 88 श्लोक थे, ठीक है, और इसका नाम क्या था, जय था, जय संहिता इसको हम लोग बोलते थे इनिशियल में, जिसका अर्थ था विजय संबंधित जो है संग्रह ग्रंथ। तो जो भी युद्ध हुआ था उसके बारे में कहानी लिखा गया था। श्लोक कितना था इनिशियल में, 8800, बाद में बढ़ के कितना हो जाता है, 24,000 श्लोक हो गया, और इसका नाम क्या दे दिया गया, भारत दे दिया गया, भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों का कथा था। तो इस ग्रंथ को क्या बोल दिया गया, भारत बोल दिया गया, और अंत इसमें जो है 1 लाख श्लोक हो गए। अब देखिए इनिशियल में 88,000 था, 88 सॉरी, इनिशियल में जो है आपको 8800 था, फिर 24,000 हुआ, और 24,000 से अब कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख होने के बाद इसका जो है नाम चेंज हो जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है, महाभारत, ठीक है, सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा है। इसमें कथोप कथाएं हैं, वर्णन है, उपदेश भी है। इसमें मूल कथा है जो कौरव और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसमें विवरणात्मक अंश का उपयोग है, वेदोत्तर काल के जो है संदर्भ में किया जा सकता है। अब इसमें इतनी सारी बातों का संग्रह है कि एक तरह से माना जाए तो पूरे 1 लाख श्लोक आप सोच सकते हैं कितना बात इसमें जो है सम्मिलित होगा। तो ये क्या बन गया, महाभारत बन गया। तो महाभारत कैसे बना, जय संहिता से आप देख सकते हैं। उपदेशात्मक अंश का समानता मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में भी है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः देखेंगे इनिशियल में तो 6,000 श्लोक थे, ठीक है, कितने थे, 6,000, जो आगे बढ़ के जो है 12,000 श्लोक हो गए, और अंत में 24,000 हो गए। तो ये इसका ऐसे डेवलपमेंट हुआ है। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग भी हैं जो बाद में जोड़ दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इनिशियल में 6,000 है, बाद में 4 गुना 24,000 तक पहुंच गया है। इसकी रचना संभवतः जो है ईसा पूर्व के 5वीं सदी में हुई है। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुका है, और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा के 12वीं सदी में आई है। मिला जुला कर अगर इसकी रचना देखा जाए तो महाभारत के जो है बाद हुई है प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद क्रमकांड साहित्य का भरमार मिलता है, ठीक है, बहुत सारे जो है क्रमकांड साहित्य आ जाते हैं। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों का धनाढ्य जो है पुरुष द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों और विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं, और इन्हीं का राज्याभिषेक के जो है कई जो है आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित है। और इसी तरह जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू जो है पारिवारिक अनुसंधान जो है विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। तो देखिए धीरे धीरे जो है इस सब के बाद जो है आपको यहाँ पे क्रम कांड जो है व्याप्त हो गया, बहुत सारे आडंबर आ गए। नामकरण के लिए जो है आपको अनुसंधान किया जाने लगा, उपनयन के लिए, ठीक है, विवाह के लिए, श्राद्ध के लिए, ये सब जो है बाद में ऐड हो रहे हैं। और इस तरह ऐड होते होते इतना जाके ये कॉम्प्लेक्स हो गया कि इसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय का ये क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। इतना सारा क्रमकांड आने की वजह से ही ऐसा स्थिति बाद में देखने को मिलता है, ठीक है। और आज भी ये क्रमकांड हमारे समाज में आप सभी को पता है मौजूद है। स्रोत सूत्र और जो है गृह सूत्र दोनों जो है ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास के हैं। शुल्ब सूत्र का भी यहाँ पे उल्लेखनीय है, यहाँ शुल्ब सूत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें यज्ञ वेदी का निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है।
तो शुल्ब क्षेत्र में आपको यज्ञ विधि के बारे में बताया गया है, और इसी को रेफरेंस में रखते हुए ज्योमिति और गणित का अध्ययन भी वहीं से आरंभ होता है। ठीक है। जैनों और बौद्ध के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा हुआ है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। यह भाषा जो है मगधी यानी दक्षिण बिहार के बोली जाती थी, और इन ग्रंथों को अंततः जो है संकलित तो किया गया श्रीलंका में। ईसा पूर्व जो है दूसरी सदी पे इन धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। ठीक है। और इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में, बल्कि उस समय के मगध, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये जो बौद्ध ग्रंथ है, इतिहास, पुराना इतिहास जानने के लिए काफी अच्छा जो है बुक आपको साबित हो सकता है, और इसके आधार पे बहुत सारे इतिहासकार जो है लिखे हैं। क्योंकि बौद्ध के बारे में इसमें केवल कहानी नहीं है, उनके पैरेलल में जो भी राजा वगैरह होते थे, उनके पैरेलल में जो भी आपका जैसे मगध था, उत्तर बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, तो उन शासकों के बारे में भी जानकारी हमको मिलता है। बौद्ध के जो है धार्मिक चरित्र साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी है। ऐसा विश्वास है कि गौतम के रूप में जन्म लेने वाले पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व बार जन्म से गुजरे हैं। इनमें से कई जन्म में उन्होंने पशु का जीवन भी पाए थे। पूर्व जन्मों की ये कथाएं जातक कहलाती है। ठीक है। तो जातक में बताया गया है आपको कि बुद्ध जो है बुद्ध बनने से पहले यानी इस जन्म में आने से पहले 550 बार इस धरती पे जन्म ले चुके थे। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। यह जो है जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बहुमूल्य जो है प्रकाश डालती है। ऐसे में जो आप देख सकते हैं ग्रंथ जो है आपको इतिहास बनाने में कितना जो है प्रासंगिक हो सकता है। प्रसंग वंश ये कथाएं जो है बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती है। ठीक है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है, याद रखेंगे। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्होंने अंतिम रूप से संकलित किया गया था इनको। ठीक है। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण में सहायता मिलता है, क्योंकि इसका विकास यहीं पे हुआ था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख भी बार बार मिलता है, क्योंकि व्यापारी जो है इसके संरक्षक थे। लौकिक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। विधि ग्रंथों उसी कोटि में रखा जाता है। उस ग्रंथों में धर्मसूत्र है, स्मृतियाँ, टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मशास्त्र किसको बोलते हैं? धर्मसूत्र, स्मृति और टीकाओं को मिला के। धर्मसूत्रों का संकलन जो है 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्य स्मृति जो है ईसा के आरंभिक 6 सदियों में आपको संहिताबद्ध की गई थी, और इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान दिया गया है। ठीक है। तो आप स्मृति में देखेंगे इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं, तथा चोरी, हमला, हत्या, ये सब होने पर दंड का विधान भी लिखा गया है स्मृति में। और उसी में एक आपका है मनुस्मृति। ये आपको यहाँ पे सारा कुछ इसमें विधि विधान लिखा गया है इन सब को लेके। आखिर कोई चोरी करता है तो कितना दंड दिया जाएगा, ठीक है, कोई हमला करता है, सारा को लेके एक विचार लिखा गया है। नेक्स्ट हम आपको बताए थे कि लौकिक में कुछ साहित्य, उसमें एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है आपका। यह 15 अधिकरणों या खंडों में जो है विभक्त है। ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ दिया गया था कितने अधिकरण में है, तो 15 अधिकरण में है। बाकी आगे हम लोग चल के डिटेल में देखेंगे सब कुछ। अभी तो एक हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, जिनमें दूसरा और तीसरा जो है अधिक पुराना है। ठीक है। 15 में जो है दूसरा और तीसरा क्या है, पुराना है। लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इन ग्रंथों को वर्तमान रूप में ईसवी सन के आरंभ में दिया गया है, परंतु इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र के बारे में झलक देते हैं। तो आपको पता ही है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मौर्यकाल के समाज और अर्थतंत्र के, यानी उस समय का अर्थतंत्र के बारे में बताएगा। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था का अध्ययन के लिए महत्व की सामग्री जो है मिलती है। हमें जो है भास हो गया, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट, इनकी भी रचनाएं प्राप्त है, और इनका साहित्यिक मूल्य तो है ही, इनमें लेखकों के अपने अपने समय की स्थितियां भी क्या है, प्रतिबिंबित है। देखिए जो भी लेखक जो है उस समय के, ये जो भी पुस्तक लिखे हैं, तो उस समय की समाज की क्या स्थिति है उसका भी आपको यहाँ पे एक छाया देखने को मिलेगा। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। और इन महान जो है सृजनात्मक कृतियों में गुप्त काल, उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक संस्कृति जीवन की भी झलक मिलती है।
अभिज्ञान शकुंतलम यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गुप्त काल टाइम पीरियड में जो मध्य भारत, उत्तरी और मध्य भारत में समाज की क्या स्थिति थी, उस समय की संस्कृति की कैसी स्थिति थी, ये सारा पढ़ने का आपको मिलेगा। इन संस्कृति स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी है जो संगम साहित्य में संकलित किए गए हैं, जैसे राजा के द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में जो है इन साहित्य का सृजन किया है, और ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते हैं। ये संगम युग में भी काफी साहित्य लिखे गए और इसलिए समूचा साहित्य का संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा के आरंभिक 4 सदियों में हुआ है, हालांकि इनका अंतिम संकलन जो है 6ठी सदी में जान पड़ता है। संगम साहित्य में देखेंगे तो पद्य जो है 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 जो है इकट्ठे तो अर्थात संकलों में विभक्त है, यानी सिंपल है कि 30,000 पंक्तियां हैं और 8 इसमें संकलन है। पद्य जो है 100 समूह में संग्रहित है, जैसे आपको पुरनानुरु, ठीक है, पुरनानुरु, बाहर के 4 शतक आदि, मुख्य समूह के 2 जो है यहाँ पे, एक और है पट्टिनेडिकल, पट्टिनेडिकल कनक्कू, इसमें 18 निम्न संग्रह है। पद आपका पाठ, ये जो है इसमें 10 गीत है। ये सब जो है उस समय संगम साहित्य है, संगम साहित्य के पुस्तकों का नाम है, इसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे। पहला दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम ग्रंथ जो है बहुस्तरीय हैं, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पे उनका जो है स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। देखिए, संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों में खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है, ऋग्वेद से थोड़े अलग हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है संगम साहित्य। इनमें मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायक और नायिकाओं का गुणगान किया गया है, और इस प्रकार देखा जाए तो लौकिक कोटि में इसको रखा जाएगा। ये आदिम कालीन गीत नहीं है, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन है। अनेक काव्यों योद्धा, सामंतों और राजा नामक उल्लेख करके नेक्स्ट देखते हैं, उनके जो है वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आपको जो है साहित्य के बारे में यहाँ पे, इस साहित्य को पढ़ के उस समय के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। उनके द्वारा जो है भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है। ये काव्य जो है दरबारों में पढ़े जाते होंगे। इनकी तुलना में होमर युग में वीर गाथाएं काव्यों से की जाती है, क्योंकि इनमें जो है युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, संगम ग्रंथ से भी इतिहास का हमको काफी जानकारी मिलता है। बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित है कि आपको कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पूरा जो है तात्विक साक्ष्य से समर्पित हुआ है। तो देखिए, इसमें आपको नगरों में यहाँ पे कावेरी पट्टनम का उल्लेख हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग जो है अपने अपने पोतों पे आते थे और सोना देकर जो है गोल मिर्च खरीदते थे, यानी उस समय की स्थिति बताई गई है, ठीक है। यवन लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पे क्या करते थे, सोना देते थे भारत में, ठीक है, और फिर यहाँ से काली मिर्च खरीदते थे। स्थानीय लोगों को शूरा और दसिया पहुंचाते थे। ये व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं। ईसा के जो है आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए भी संगम साहित्य हमारा एकमात्र जो है प्रमुख स्रोत है। बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में, तो इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों की भी पुष्टि की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप संगम साहित्य का इतिहास में आप महत्व देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे विदेशी विवरण, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको पता है विदेशी आए और उस समय के जो है सामाजिक स्थिति का जो है अपने लेखन में जो है विवरण दिए। तो विदेशी विवरण में देखेंगे तो देशी साहित्य का अनुपूरक जो है, इसको हम मान सकते हैं, अनुपूरक बनाया जा सकता है। देखिए, पर्यटक बनकर या तो भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए और अपनी जो है आंखों देखा भारत का विवरण जो है लिख के वो छोड़े। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय स्रोत में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोत पे आश्रित रहना पड़ता है।
यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पे हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में जो है सैंद्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यानी जब सिकंदर महान का हमला होता है तो यहाँ पे कोई सैंद्रोकोटस था। आखिर ये सैंद्रोकोटस कौन है? यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों में कि सैंद्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राजवरण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, ये एक ही व्यक्ति है। यानी सैंद्रोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके द्वारा यह पहचाना गया है। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि कर्म के लिए सुदृढ़ जो है आधारशिला बन गई है कि आखिर जो आक्रमण कर रहा है तो भारत पे यहाँ पे कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगस्थनीज की इंडिका है उन जो है उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों के रचनाओं में है। देखिए, मेगस्थनीज का इंडिका पढ़ेंगे तो उस समय का आपको सामाजिक स्थिति का ज्ञान होगा। पूरा मौर्य प्रशासन के बारे में वहां पे उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज द्वारा। इन उदाहरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पे न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में हमको, बल्कि मौर्यकालीन जो है सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। तो यदि इन बुक को पढ़ेंगे तो मौर्य प्रशासन का तो आपको ज्ञान ही होगा। सामाजिक जो स्थिति थी, आर्थिक क्रियाकलाप था, सारा चीज का वर्णन किया गया है। इंडिका जो है आंखें मूंद कर मान ली गई है और अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें तो अन्य जो है प्राचीन विवरणों में पाई ही जाती है। अब कुछ बातें इंडिका में ऐसी लिखी गई है जो बिल्कुल मानने योग्य नहीं दिखती है। ठीक है, अब कुछ कुछ बात उसमें पढ़ेंगे। मानव जो है हाथी जैसे हाथी वो मानव जैसा बात करते थे। इंडिका में ऐसे ऐसे भी कुछ आपको शब्द देखने को मिलते हैं। खैर, ये सारे ग्रंथ में जो है आपको देखने को कहीं कहीं मिलेंगे। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि उस समय मौर्य के प्रशासन के बारे में, समाज की स्थिति के बारे में, अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक अच्छा विवरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईसा की पहली और दूसरी सदियों में यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। अब उल्लेख मिल रहा है यानी भारत का उसके साथ व्यापार हो रहा है। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो है होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है। आगे देखिए, यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिपेलस ऑफ द एर्थरियन सी, ठीक है, और टॉलमी का ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन की प्रचुर हमें महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। यहाँ भी हमको जानकारी मिल रही है। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 ईसा के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखकों ने लिखी है, जिसे लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर होने का रोमन व्यापार का जो है यात्रा वृत्तांत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पेरिपेलस ऑफ एथरियन से पूछा जाएगा ये पुस्तक जो है किसका है, तो यहाँ पे जो है उनका कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पे अज्ञात लेखक के रूप में बताया गया है। दूसरी पुस्तक जो है 150 के आसपास मानी जाती है, ये प्लिनी का है, नेचुरल हिस्टोरी का। ईसा की पहली सदी तक की है ये, और ये लैटिन भाषा में है, और इसे भारत और इटली के बीच में व्यापार का जानकारी मिलता है। ठीक है, तो नेचुरल हिस्टोरिका से हमको भारत और इटली के व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी पर्यटक भी आए यहाँ पे। प्रमुख इसमें फाइयान थे, आपको वेनसांग थे, दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करके और बौद्ध धर्मों का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। फैयान जो है ईसा के 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था, और वेनसांग जो है 7वीं सदी के दूसरे जो है चतुर्थांश में यहाँ पे आया था। बाकी हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे। फैयान ने जो है गुप्तकालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तो फैयान द्वारा जो है गुप्त काल के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पे बताया गया, और वेनसांग ने इसी प्रकार हर्षकालीन जो है भारत के बारे में बताया है वेनसांग के द्वारा। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग साहित्यिक विवरण के बारे में देख रहे थे, यानी विदेशियों का क्या विवरण रहा था। ऐतिहासिक दृष्टि देखते हैं। प्राचीन भारतीयों पे आरोप लगाया गया कि उनमें जो है ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसे आजकल लिखा जाता है, और न वैसा ही लिखा जैसे यूनानी ने लिखा है। फिर भी हमें जो है पुराणों में जो है एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। पुराणों की संख्या आपको पता है 18 है। 18 जो है पारंपरिक पद है। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण जो है विश्वकोश जैसे है, पर इनमें से गुप्त काल के आरंभ तक राजवंशीय इतिहास यहाँ पे आया है। ठीक है, यानी गुप्त काल के आरंभ तक यहाँ पे राजवंश का इतिहास आपको पुराणों में देखने को मिलेगा। इनमें घटना के स्थलों का उल्लेख है, और कभी कभी घटना के कारणों और परिणामों का विवेचना का भी उल्लेख। देखिए, ओवरऑल करने का मतलब ये है कि ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया नहीं, लेकिन इससे भी हमको जो है उस समय की ठोस जानकारियां प्राप्त हो रही है। परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे गए काफी पहले हो चुकी है। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ नहीं थे, जो इतिहास का सार तत्व होती है। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं: कृत,
त्रेता, द्वापर और कली। यानी अभी जो है पुराणों के हिसाब से अभी कली चल रहा है। इनमें हर एक युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है, ठीक है, पिछले युग से घटिया बताया गया है। और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अधपतन हो जाता है, ठीक है। यानी कृत से बेहतर कृत सबसे बेहतर था, इससे जो है थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई त्रेता में, इससे द्वापर में, और अभी कलयुग में जो है यानी नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का पहले से अधिक पतन हो गया है, ऐसा बताया गया है। काल और स्थानों में जो इतिहास का महत्वपूर्ण तत्व है उसका महत्व तो इसमें बताया गया है। कई प्रकार के संवत जिनके निर्देश के साथ साथ घटनाएं जो है अभिलिखित होती है प्राचीन भारत में शुरू हुए हैं। विक्रम संवत का आरंभ जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए हैं आप लोगों को पहले लेक्चर में। शक संवत जो है आपको 78 ईस्वी में, और गुप्त जो है 319 ईस्वी में। उत्तीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थानों के संदर्भ में साथ किया गया है। तीसरी सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेख में काफी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होती है। अशोक ने 37 वर्ष तक राज किया और उनके शिलालेखों के उनके राज्यकाल के 8वें से लेके जो है 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित है। आप देख रहे हैं कि कितने लंबे टाइम पीरियड का शिलालेख के माध्यम से हमको जानकारी, ठोस जानकारी उपलब्ध है। अभी तक उनमें जो शिलालेख मिले हैं उनके राज्य काल के केवल 9 वर्ष की घटनाओं का पता चलता है। आगे देखते हैं। भविष्य में जो है और अभिलेख को मिलने पे उनके राज्यकाल के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। और इसी तरह देखेंगे तो ईसा के पहली सदी में कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ भी जो है अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र जो है वर्षवार जो है किया गया है। भारत के लोगों ने जीवन जो है चरित्रात्मक रचनाओं के ऐतिहासिक दृष्टि और अच्छा परिचय दिया है। इतना सुंदर उदाहरण हर्ष चरित्र, जिसकी रचना बाण भट्ट ने ईसा के 7वीं सदी में की है, ये लगभग जीवन चरित्र के ढंग का आपको गद्य काव्य है और अलंकारों से इतना जटिल है कि प्रवृत्ति जो है नकलचियों को निराशा होना पड़ा कि उसका ये नकल नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें हर्ष के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है, ठीक है। अतियुक्तियों की भरमार के होते हुए भी यह हर्ष के दरबार में चहल पहल और अपने युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विलक्षण आभास देता है। यानी इस समय जो हर्ष के समय में जो भी समाज और धर्म की स्थिति थी उसके बारे में भी व्याख्या यहाँ पे देखने को मिलता है। बाद में कई और चरित्र लिखे गए और ये सब मैं थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे जो है राजा के केवल क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट लिखा जाएगा, ठीक है। संध्याकार नदी में रामचरित्र में बताया गया कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजयी हुए, ठीक है, इसका व्याख्या देखने को मिलता है। बिल्हन के जो है विक्रमादित्य चरित्र में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के प्रकर्मों का वृत्तांत आपको देखने को मिलेगा। 12वीं-13वीं सदी में गुजरात में कई सेठों के भी चरित्र जो है जीवनी लिखे गए हैं और इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वृत्तांत जो है प्रकाश में नहीं आया है। इसका नाम जो है मुशिक वंश, इसकी रचना अतुल ने 11वीं सदी में की है और इसमें मुशिक राजवंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था। परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखन की अगर हम लोग बात करें, सबसे अच्छा उदाहरण राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी में राजाओं की धारा यानी जिसकी रचना कलहन ने 12वीं शताब्दी में की है। ये कश्मीर के जो है राजाओं के चरित्रों के बारे में संग्रह है, यानी कश्मीर के बारे में आपको राजतरंगिणी में जानकारी मिल जाएगी। दरअसल ये पहली कृति थी जिसमें आज के अर्थ में इतिहास को बहुत से लक्षण जो है विद्यमान है। अगला टॉपिक है आपका इतिहास का निर्माण। देखिए अब तक जो है प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरा स्थल की खुदाई और छानबीन की जा चुकी है, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य धारा में उसके परिणामों का स्थान नहीं मिल पाया है। भारत में जो है सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है और इसका बोध तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ऐतिहासिक जो है पुरातत्व भी उतने ही महत्व हैं, यद्यपि प्राचीन इतिहास के काल 150 से अधिक जो है पूरा स्थल की खुदाई हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता के यहाँ पे विवेचन सामान्य पुस्तक में नहीं किया गया। देखिए ये खुदाई के आधार पे आपको एग्जैक्टनेस नहीं मिलेगा, तो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है और उतना उस तरह से इस पैमाने पे काम भी नहीं किया गया है, इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया है। यह काम परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में
तो यह और जरूरी है कि अब तक अधिकांश बौद्ध और जो है कुछ एक ब्राह्मणिक स्थलों के महत्व रेखांकित किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन के आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाए। इन पक्षों के बारे में जानकारी हमको कम मिलती है। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्य जो है देशी और विदेशी साहित्य के आधार पर ही आपको रचा गया है। ठीक है, तो देशी और विदेशी साहित्य के आधार पर हम लोग प्राचीन इतिहास को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक लास्ट में इसका जो है आपको संक्षिप्त कुछ बताएंगे, ऐसे बिल्कुल आप पेशेंस के साथ सुनते रहें। सिक्कों और अभिलेखों में कुछ भूमिका अवश्य रही है, किंतु अधिक महत्व ग्रंथों की ही दिया गया है। अब नए नए तरीके की ओर ध्यान देना है और हमें एक और वैदिक युग और दूसरी ओर चित्रित जो है धूसर जो मृदभांड है तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। और इसी तरह प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी कला जो है पलिस्तर मृदभांड पुरातत्व के साथ जो है जोड़ना होगा और संगम साहित्य से प्राप्त आपको सूचनाओं को उन सूचनाओं के साथ मिलाना होगा जो प्रायद्वीपीय भारत को आरंभिक जो है महापाषाणिक पुरातत्व से जोड़ता है। पुराणों में भी दी गई लंबी लंबी जो है वंशावलियों का अपेक्षा पुरातात्विक जो है साक्ष्य को कहीं अधिक जो है महत्व दिया जाना चाहिए। पौराणिक जो है अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के राम का काल बताया गया है 2000 ईसा पूर्व के आसपास। भले ही मान ले, पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से यह जो है सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहां कोई बस्ती थी या नहीं। इस तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच के अभिलेख और मूर्तिकला कृतियां उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह कठिनाइयों के कारण महाभारत और रामायण के आधार पे जो है आपको कल्पित महाकाव्य युग की धारणा त्यागनी होगी। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई लगभग सभी सर्वेक्षण पुस्तकों में इसे एक अध्याय बनाया गया है। अवश्य ही रामायण और महाभारत दोनों में जो है आपको सामाजिक विकास के विभिन्न चरण ढूंढे जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह महाकाव्य सामाजिक विकास की किसी एक अवस्था में द्योतक नहीं है। इनमें अनेक बार परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि हम अध्याय में पढ़ चुके हैं। आप देखिए हैं कि महाभारत और जो हम लोग देखे हैं कि महाभारत रामायण में जो है आप देखे थे कि 8000 श्लोक से जो है 1 लाख तक पहुंच गया। तो इसमें बहुत सारे जो है शब्द बाद में ऐड किए गए होंगे। ठीक है, कई अभिलेखों के अपेक्षा अब तक यह कहकर की जाती रही है कि उनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ ये मान लिया गया कि ऐसी कोई जानकारी जो राजनीतिक इतिहास को पुनर्निर्माण के लिए जो है आपको अपेक्षित है। पौराणिक जो है जो भी अनुश्रुतियां है उसकी अपेक्षा अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। जैसे आप देखेंगे अनुश्रुति के सहारे सातवाहन के आरंभ में पीछे ढकेलने में लिया जाता है, जबकि अभिलेख आधार पे उनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली सदी की है। ओवरऑल देखिए, कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं इतिहास संबंधित जानकारी जो है हमको खारवेल का यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख मिला, शक छत्रक रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमको कुछ जानकारी मिलती है, अशोक का अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है, और उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें साहित्यिक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब हमें जानकारियाँ मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में देखेंगे तो भारत में जो है लिपि के बारे में अगर बात करेंगे तो 2500 ईसा पूर्व में जो है हमको तो मिला है, लेकिन आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात की है। अभी हम रिकैप कर रहे हैं कि जो जो हम लोग बात पढ़े हैं। वेदांग वगैरह हम लोग देखे थे। ठीक है, महाभारत रामायण वगैरह देखे थे कि जिसका संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ है। ठीक है, जय संहिता से जो है महाभारत कैसे बनाई है हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये श्लोकों का जो है कैसे जो है विस्तार हुआ, ये सब हम लोग समय समय पे देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम लोग देख रहे थे अभी आपका अभिलेखों में जो है किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय, उसका राज्य विस्तार, ये बातें मिल सकती है, पर साथ ही राजतंत्र, समाज, अर्थतंत्र और धर्म का विकास की प्रवृत्तियां भी तो दिखाई दे सकती है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा केवल राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के प्रसंग में नहीं लिया जाता है। अभिलेख जो है आपको अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और बिजालों
के लिए नहीं है, बल्कि और भी विशेष रूप से ऐसी जानकारी के लिए है किन किन जो है नए राजा का उदय हुआ, सामाजिक तथा भूमि के व्यवस्था में विशेषता देखा जाए तो गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसी तरह सिक्कों का सहारा हम केवल हिंद यवन और शक और सातवाहनों के कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए नहीं लेना, बल्कि व्यापार और नगरीय जीवन में जो है सिक्कों की क्या भूमिका रही थी, इस नज़रिए से भी हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओवरऑल जो है सारांश ये है आपका कि इतिहास का निर्माण के लिए ग्रंथ हो गया, सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री को ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक है। इस सारे चीज का संकलन करके और इतिहास के बारे में हम अच्छा अनुमान लगा के और अच्छे तरह से इतिहास को प्रदर्शित कर सकते हैं। बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के अपेक्षिक महत्व की समस्या खड़ी होती है। जैसे देखेंगे तो सिक्के, अभिलेख और पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान है जो हमें रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलते हैं। अब देखिए, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं, ठीक है, उनको ज्यादा महत्व दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार में वैध बताते हैं, जातीय या अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों को विशेष अधिकारों और जो है अपात्रताओं को न्यायोचित जो है ठहराते हैं, परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को ये तो सही नहीं जो है मान लिया जा सकता है। ठीक है, अतीत के प्रचलनों की व्याख्या उनके वर्तमान अवशेषों से, आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त आपको अंतर जो है दृष्टि से भी की जा सकती है। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य जो है प्राचीन समाजों में होने वाली हलचलों से आंखें नहीं मूंद सकता है। अगर तुलना करें, दृष्टि से देखें, अपनाने की प्राचीन भारत में पाई जाने वाली किसी बात को विरल या अभूतपूर्व, एक मिनट, मान लेने का दुराग्रह दूर हो सकता है और अध्येतक जो है ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई दे सकती है जो अन्य देशों में प्राचीन समाजों में प्रवृत्तियां में मिली जुली है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो हमें साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, ठीक है, तो उनके आधार पे इंटरप्रेट करके और हम जो है इतिहास अपना अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े कि ऐतिहासिक जो है स्रोत के बारे में पढ़े थे। तो हमने आपको क्या बताया कि ऐतिहासिक स्रोत दो तरह के हो सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में हम आपको बताया कि उपकरण हो सकते हैं मृदभांड, कलाकृतियां, भवन, मुद्रा और अभिलेख, और इनके आधार पर उस समय का इतिहास हम गढ़ने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में हम एक देसी और एक विदेशी बताएं। देसी में आपको एक धार्मिक था, एक लौकिक था। अब धार्मिक और लौकिक में जो है उसके रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत को अधिक जो है मान्यता देने की बात की जा रही है कि जो हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है, जो एविडेंस उपलब्ध है, उनके आधार पे ज़्यादा हम इतिहास को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये बताने की जो है कोशिश की जा रही है। ठीक है, चूंकि आप देख रहे थे कि रामायण और महाभारत का जो विकास है कितने चरणों में, जो आज का रामायण आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल जो है रामायण आपको नहीं रहा। ठीक है, आज का जो महाभारत देख रहे हैं, तो शुरू में जो है आपको यहाँ पे 8800 श्लोक था, आज जो है आपको 1 लाख श्लोक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी बातें ऐड की गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल अगर बात किया जाए तो हमको अगर इतिहास जानना है तो इन ऐतिहासिक जो है स्रोतों का सहारा हेल्प लेके और हम लोग एनिशिएंट इंडिया का हिस्ट्री हम लोग लिख सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। आप लोग इसका लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी चैप्टर थोड़ा सा ये बड़ा था तो समय इसमें थोड़ा ज़्यादा लग गया। निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। जैसे भौतिक संस्कृति क्या होती है, इसके ऊपर आपको लिखना है। मुद्रा शास्त्र क्या होता है, पूरा लेख क्या होता है, पूरा लिपि किसको बोलते हैं, ये अनुलंब और जो है आपको क्षैतिज उत्खनन क्या होता है, इसके बाद महापाषाण क्या होता है, पुरातत्व क्या होता है, अभिलेख क्या होता है और लौकिक साहित्य क्या होता है। आपको सारा चीज का जो है डिटेल में यहाँ पे विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, प्राचीन वस्तुओं के काल निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। देखिए, हमको खुदाई में बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, तो इनका हम टाइम पीरियड का, काल का निर्धारण कैसे करेंगे। समझाएं कि जो एक कार्बन आपका 14 से काल निर्धारण करने की विधि क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, इसको आप लोग लिखेंगे। बताएं कि भारत के जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययनों में सिक्का अभिलेख का क्या महत्व है। यानी सिक्के का अध्ययन करके हम लोग भारत का राजनीति के बारे में, सामाजिक बारे में और आर्थिक स्थिति के बारे में कैसे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो सिक्का और अभिलेख का अध्ययन करके हम लोग भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में कैसे अध्ययन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे आप।
नेक्स्ट है आपका, क्योंकि देखिए मैं बताया है चुका हूँ कि 1 से लेकर 4 तक यूनिट जो है आपको बिल्कुल ये बेसिक सा यूनिट है। बाकी जैसे 4 यूनिट आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे एक सीक्वेंस में जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने लगेंगे। इतिहास के पुनर्निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सापेक्षिक महत्व का विवेचना कीजिए। अगर इतिहास को पुनर्निर्माण करना है आपको, ठीक है, तो ये जो भी स्रोत अवेलेबल है उनका महत्व के बारे में आपको विवेचना करना है। प्राचीन भारत के अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में पाए गए हैं, पूरे हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात किए हैं। ठीक है, आप देखे थे कि ब्राह्मी लिपि, ठीक है, खरोष्टी लिपि, ये जो है जगह जगह पे पाए गए थे, तो आपको इसके बारे में व्याख्या करना है। दक्षिण भारत के जो है प्राचीनतम इतिहास के अध्ययन में संगम साहित्य का क्या महत्व है। देखिए संगम साहित्य जो है दक्षिण भारत के इतिहास को कैसे रेखांकित करता है, आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है इस पे आप लिखेंगे। एज ए हिस्टोरियन आप सोचेंगे कि आपको जो है किसी किताब को जो है लिखना है, प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर आपको लिखना है, तो एज ए हिस्टोरियन आप क्या क्या कर सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। बाकी यहाँ लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक आज आपको एक लिंक डाल दिया जाएगा यहाँ पे, उसमें आप यूनिट 1, 2 और 3 इसका जो भी अपना आंसर है आप लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए काफ़ी एनर्जी लगता है कोई लेक्चर बनाने में, और मैं यदि चाहता तो ये लेक्चर आपका 20 मिनट में भी बन सकता था, ठीक है, लेकिन मैं सोचा इसमें कि आपको जो है कोई तथ्य से वंचित ना रखा जाए, एक पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाए। थोड़ा सा यदि आपका टाइम अगर अधिक लगता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं इनिशियल में ही आपको बता चुका हूँ कि फाउंडेशन आपका जितना मजबूत होगा आप उस पर चाहें तो जितना मंजिल जो है इमारत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी बैच में यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक वहाँ पर दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।